आज के वीडियो में हम यूपी गैंगस्टर्स एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट इसकी कल के वीडियो से, जिसमें हमने रॉ एक्ट के बारे में आपसे बात की थी, इसमें मूल अधिनियम, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 इसके बारे में चर्चा की थी। लेकिन इसमें कुछ संशोधन हुए। जो महत्वपूर्ण संशोधन थे वो 2015 में हुए। इससे पहले इसमें एक अध्यादेश लाया गया था और उससे भी पहले एक ऑनरेबल हाई कोर्ट, इसमें लखनऊ बेंच का एक आदेश आया था, जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण संशोधन अधिनियम 2015 बना। तो आज के लॉ प्रेम प्रकाश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इसमें हम पहले कई सारे सेक्शंस आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं और इसमें परिभाषाएं हमने डिस्कस की थी। तो सेक्शन 2 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी केस कायम किया जाता है यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत, वो 2/3 धारा में किया जाता है। 3 धारा बताती है पनिशमेंट के बारे में और धारा 2 परिभाषाएं देती है। तो इसमें जो परिभाषा है गैंग की, ये महत्वपूर्ण है। आप परिभाषा में देखेंगे कि गैंग की परिधि में कौन कौन आता है। गैंग मीन्स ए ग्रुप ऑफ पर्संस हु एक्टिंग आइदर सिंगली और कलेक्टिवली। गैंग ऐसे लोगों का समूह है जो या तो अकेले अपराध करता है या मिलकर अपराध करता है, हिंसा से या हिंसा दिखाने से या अभित्रास से या डराने से। ये चीजों से क्या करता है वो? सबसे पहला उसका उद्देश्य होता है डिस्टर्बिंग पब्लिक ऑर्डर। ये लोक व्यवस्था को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। दूसरा, गेनिंग एनी अनड्यू टेम्पोरल, पिक्यूनियरी, मटेरियल और अदर एडवांटेजेस। इसमें वो रुपए पैसे के लिए, आर्थिक साधनों के लिए, या वह कोई भी ऐसे भौतिक साधनों के लिए या लौकिक साधनों के लिए, अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए एंटी सोशल एक्टिविटीज में, समाज विरोधी क्रियाकलाप में लिप्त होता है। और ये समाज विरोधी क्रियाकलाप कौन से हैं? ये मैंने कल लिस्ट बताई थी, जिसमें दिया गया है 1 से लेकर 15 तक। 1 से लेकर 15 तक क्या दिया गया है? सबसे पहले में दिया गया था कि जो चैप्टर 16 है आईपीसी का, चैप्टर 17 है, चैप्टर 22, तो ये अध्याय 16, 17 और 22, इनके जो अपराध हैं, यानी 16 में क्या है, इसमें दिए गए हैं हमारे बॉडी ऑफेंसेस। फिर 17 में आ जाएंगे प्रॉपर्टी के ऑफेंसेस, जो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हैं, और उसके बाद 22 में आ जाएंगे क्रिमिनल इंटिमिडेशन से संबंधित। तो यहां तक हमने चर्चा की थी 1 से लेकर 15 तक। आज हम जो चर्चा करेंगे इसके बारे में, जो संशोधन हुआ है उस पर हम फोकस करेंगे। उससे पहले देखिए सेक्शन 2C में गैंगस्टर की इसमें डेफिनेशन दी गई है कि गैंगस्टर है कौन। गिरोहबंद किसको कहेंगे हम? तो गिरोहबंद का अर्थ है कि या तो वो मेंबर है, सदस्य है उस गिरोह का, या उसका वह गैंग का लीडर है या ऑर्गेनाइजर है, या उनको सहायता देता है, अबैटमेंट करता है उनके अपराधों में। कौन से अपराधों में? जिन अपराधों की सूची आपको बताई गई है। मूल अधिनियम जो उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 का, इसका दायरा बढ़ाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा निर्देश दिए गए थे। और ये लखनऊ खंडपीठ द्वारा मुशर्रफ अली पुत्र शौकत अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित अपने आदेश में अन्य अपराधों को भी उक्त अधिनियम की परिधि में लाने के निर्देश दिए गए थे। और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप संशोधन अधिनियम 2015 बना और इसे 20 जनवरी 2015 से प्रवृत्त कर दिया गया। इसमें आप देखिएगा कि इसमें कौन कौन से जो ऑफेंसेस है वो भी शामिल कर दिए गए हैं। ये धारा 2 के खंड खा उपखंड 1 से 25, इसमें उल्लिखित अपराधों के अंतर्गत ही अधिनियम लगाया जा सकता है। गैंगस्टर एक्ट कब लगेगा? ये तभी लग सकता है कि जब इन अपराधों का सृजन हो रहा है, और साथ में किसके लिए किया गया? सबसे पहले लोक व्यवस्था को अशांत करने के लिए किया गया है। दूसरा, वो स्वयं के या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अनुचित लौकिक, आर्थिक, भौतिक या धन संबंधी अन्य लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन से किया गया है। यह सामूहिक रूप से भी हिंसा करके या हिंसा की धमकी, प्रदर्शन, अभित्रास, ये मैंने पहले बता चुका।
इसके लिए अगर किया है और कौन से अपराध किए हैं, 15 तक हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। उसके बाद जो 16 से शुरू किया गया है, इसमें साहूकारी विनियम अधिनियम 1976 के अधीन जो दंडनीय अपराध है, इसके साथ ही जो 17 नंबर पे गोवध निवारण अधिनियम 1955, और इसमें गोवध प्रदेश से बाहर अगर ले जाए जा रहे हैं गोधन को तब ये लागू होगा। और इसमें पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 के अपराध आ जाएंगे, जैसे गाड़ी में ओवरलोडिंग या उनको खाना नहीं खिलाना या रास्ते में उनकी पानी की व्यवस्था नहीं करना जानवरों के लिए, या जो जानवर है उनको ऐसा कर देना ताकि वो पहले ही वहां अपने स्थान पर पहुंचने से पहले उनका उत्पीड़न हो रहा है, तो ये सब मामले इसमें आ जाएंगे। 18 नंबर पे वाणिज्यिक शोषण, बंधुआ श्रम, बाल श्रम, यौन शोषण, अंग हटाने, दुर्व्यापार, भिक्षावृत्ति, इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो मामले हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद यूएपीए जो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1966 के अधीन जो दंडनीय अपराध है वे सभी इस दायरे में ला दिए गए हैं। 20 नंबर पे भारतीय जाली करेंसी नोट का मुद्रण, परिवहन और परिचालन करना। उसके बाद नकली दवाओं का उत्पादन तथा विक्रय और वितरण में अंतर्ग्रस्त होना। फिर आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 57 और 12 के उल्लंघन में आयुध एवं गोला बारूद के विनिर्माण, विक्रय और परिवहन में अंतर्ग्रस्त होना। आर्म्स एक्ट के ये अपराध करने पर भी इसमें गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट है भारतीय वन अधिनियम 1927 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उल्लंघन में आर्थिक लाभ करना, जानवरों को गिराना, वध करना, उनके उत्पादों की तस्करी करना। 24वें नंबर पर है आमोद तथा पणकर अधिनियम 1979 के अधीन दंडनीय अपराध। और 25वां है राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और जीवन की गति को भी प्रभावित करने वाले अपराधों में संलिप्त होना। तो इस प्रकार के ये 25 अपराधों की सूची बना दी गई है। अगर इन अपराधों के लिए कोई भी व्यक्ति धन उपार्जन के लिए, लोक व्यवस्था को भंग करने के लिए या किसी भी प्रकार के एडवांटेज लेने के लिए अगर अपराध करेगा, गैंग बनाकर करेगा, सिंगल करेगा या सामूहिक रूप से करेगा, तो वह पहले तो गैंग की परिभाषा में आ जाएगा जो सेक्शन 2 में दी गई है, और सेक्शन 3 में इसके दंड के प्रावधान कल आपको बता दिए गए कि मिनिमम जो पनिशमेंट है वो 2 साल का, मैक्सिमम 10 साल का है, 5,000 रुपये जुर्माना है। अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई अपराध होता है तब वह 3 वर्ष का मिनिमम उसमें दंड का प्रावधान दिया गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस आया था जिसमें हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में गए थे, और ये जो केस है इसका आप देखेंगे कि इसमें हुआ क्या कि ये बदायूं जिले से संबंधित मामला है। बदायूं जिले में एक जो डीजीसी क्रिमिनल थी लेडी साधना, उनका पहले बताया गया एक्सीडेंट हुआ, लेकिन ये हत्या का मामला था, उनकी हत्या कर दी गई। उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उसी के दौरान उस पर गैंगस्टर लगाया गया, 8 अभियुक्तों पर लग गया, लेकिन बाद में पता चला कि उसमें कुछ और अभियुक्त भी शामिल हैं और उनके नाम भी उसमें शामिल कर दिए गए, उन पर गैंगस्टर लगाया गया। तो इस आदेश के विरुद्ध वो हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिला, जो उन्होंने 482 सीआरपीसी के अंतर्गत उसमें अपने विरुद्ध जो एफआईआर थी गैंगस्टर की, उसको क्वैश करने के लिए प्रे किया था। लेकिन उसके बाद वे फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, तो वहाँ भी जो बेंच थी ऑनरेबल जस्टिस एमआर शाह और ऑनरेबल जस्टिस बीवी नागरत्ना की, उन्होंने कहा कि सिंगल केस भी सफिशिएंट है यदि गैंग के साथ मिलकर कोई इस तरह का कोई असामाजिक कार्य किया है। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। इससे अब जो स्थिति है वो यह है कि अगर किसी ने सिंगल एक्ट भी किया है, यानी कि एक केस भी अगर किसी के ऊपर है जिसमें ऐसे केस जो संगीन प्रकृति के हैं, जैसे 376D, 302, 395, 396, 397, इस तरह के केसेस में तो यहां तक का प्रावधान कर दिया गया है कि यदि वह केस अभी कायम हुआ है, उससे पहले कोई पूर्ववर्ती इतिहास भी नहीं है, तब भी गैंगस्टर एक्ट लगाया जा सकता है। ये वही केस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो केस लॉ है, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस बीवी नागरत्न, ये 26/4/2022 का है। इसमें श्रद्धा गुप्ता वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी, इन्होंने ये एग्री होकर हाई कोर्ट इलाहाबाद से
ये गए थे उसके लिए, रिलीफ पाने के लिए, लेकिन वहां से रिलीफ प्राप्त नहीं हुआ। गैंगस्टर एक्ट के बारे में मेरे पास अक्सर बहुत सारी शिकायतें आती थीं कि थाने से हमारे ऊपर गलत तरीके से गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है। लेकिन जब मैं उनसे पूछताछ करता कि ये बताइए कि आपने पहले भी कोई अपराध किया है, कैसे गैंगस्टर लग गया आप पर? बिना, पहले तो 2 केस मिनिमम होते थे, उसके बाद ही गैंगस्टर लगाते थे, सिंगल केस पर भी नहीं लगाते थे। तो आपके ऊपर कैसे गैंगस्टर लग गया? तब वो बताते थे कि हमारे एक विवाद हो गया था, पुलिसकर्मियों से हुआ था, मुजाहमत का केस दर्ज कर दिया, हमने सोचा जमानत करा ली, अब केस खत्म हो जाएगा, कोर्ट में देखेंगे, लेकिन उसके बाद अब गैंगस्टर एक्ट कायम हो गया। तो ये जो परिभाषा है उसमें आपने देखा होगा जितने प्रोविजंस दिए गए हैं सेक्शन 2 में, उसके अंतर्गत आ जाता है। तो उसमें गैंगस्टर एक्ट अगर कायम कर दिया गया, ये पुलिस के द्वारा कायम किया जाता है, थानाध्यक्ष द्वारा गिरोह चार्ट बनाया जाता है और उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उसका अनुमोदन किया जाता है, यहाँ तक कि डीएम के अनुमोदन के पश्चात ही गैंगस्टर एक्ट कायम करते हैं। तो ये इस प्रकार का जो एक्ट है, यदि एक बार लग गया तो फिर इसमें जल्दी से रिलीफ नहीं मिलता। हालांकि अभी जो नियमावली के बारे में हम चर्चा करेंगे उसमें यह प्रावधान कर दिया गया है कि यदि किसी पर गलत तरीके से गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है तो उसको प्रक्रिया के दौरान ही उसको समाप्त कर दिया जाए, और जिसने गलती की है, गलत तरीके से गैंगस्टर एक्ट में अधिरोपित करने की कोशिश की गई है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन यदि आपके किसी भी व्यक्ति पर कोई केस दर्ज होता है, तब उसका जो मूल केस है, जो बेस केस है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए कि उसी में आपको प्रभावी पैरवी करनी चाहिए। अन्यथा गैंगस्टर लगने के बाद कोई भी पुलिस अधिकारी उसमें आपको रिलीफ नहीं दे पाएगा। और इसमें रिलीफ के लिए लोग आते हैं कि हमने ये ऑफेंस नहीं किया, तो ये इन्वेस्टिगेशन में जब पुलिस उसमें दर्ज करा रही है, वरिष्ठ अधिकारी इसको अनुमोदित कर रहे हैं, तो इस केस में एफआईआर लगने की जैसी कोई चीज़ नहीं हो सकती, इसमें फाइनल रिपोर्ट नहीं लग सकती, इसमें चार्जशीट जानी ही है। और उसके बाद इसमें बड़ा तेजी से, इसमें आपने देखा होगा जब स्पेशल कोर्ट का प्रावधान है, और साथ ही इसमें तेज कार्रवाई होती है जिसमें डे टू डे हियरिंग होती है और सेशन ट्रायल इसमें चलता है, तो इसलिए इसमें कोई रिलीफ उसके बाद नहीं मिलता। तो जो भी पैरवी करनी है बेस केस के दौरान ही करनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें हम लेंगे प्रेजेंट केस के बारे में दिया गया है कि ये केस था क्या। इस केस में आप देखिए कि इट इज एलेज्ड दैट, ये उसका एक्सट्रैक्ट में बता रहा हूं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इट इज एलेज्ड दैट मेन अक्यूज्ड पीसी शर्मा वाज ए गैंग लीडर एंड हु वाज द मास्टरमाइंड and he has the criminal conspiracy along with other co-accused including the appellant herein to commit the murder of the deceased Sadhna Sharma for a pecuniary benefit, as there was a property dispute going on since long between the family members। तो इसमें ये प्ली ली गई थी कि उनके पास पहले कोई भी केस उनके खिलाफ दर्ज नहीं था, आपस में केवल पारिवारिक विवाद था, लेकिन इसमें यह बताया गया कि इन्होंने गैंगस्टर्स को प्रयोग किया था उनको मरवाने के लिए, और इस दौरान उनको लाभ होना था प्रॉपर्टी का, तो इसलिए गैंगस्टर लगाया गया जिसको वाजिब ठहराया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी। तो इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड दैट द अदर को एक्यूज्ड वर ऑलरेडी चार्जशीटेड, prosecuted for the offense under the Gangsters Act, and therefore the appellant and the other 2 co-accused being members of the gang were also required to be prosecuted for the offenses under the Gangster Act also like other co-accused. Therefore, in the facts and circumstances of the case, it cannot be said that no prosecution could have been initiated against the appellant accused for the offenses under the section 2 and 3 of the Gangsters Act 1986। मैं एडीजी बरेली था उस समय, तो मेरे सामने भी इसमें जो पैरोकार थे वो आए थे और उन्होंने इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराई थी। तो एसएसपी बदायूं के द्वारा इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के आदेश दिए गए, और जो कॉल डिटेल्स थी, जो और वहाँ के जितने भी साक्ष्य सामने आए, उससे ये सिद्ध हो गया कि ये पारिवारिक मेंबर भी उसमें शामिल थे, और इस केस को एक लैंडमार्क जजमेंट के रूप में अब प्रयोग किया जा रहा है। इन व्यू ऑफ द अबाउट डिस्कशन एंड फॉर द रीजंस स्टेटेड अबाउट, द हाई कोर्ट हैज राइटली रिफ्यूज
to quash the criminal proceedings against the appellant accused under Section 2(3) of the Gangsters Act 1986. In exercise of the powers under Section 482 CRPC, we are in complete agreement with the view taken by the High Court. तो हाई कोर्ट का जो निर्णय था उस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी कि ये बिल्कुल सही किया है हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है। उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण नियमावली 2021 में बनी। इसकी अधिसूचना आ गई है 27/12/2021 को। इसको हमने पिछले वीडियो में डिटेल में इसके बारे में पढ़ा। और उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अधीन ये बनाया गया, जिसमें धारा 23 में सरकार को, राज्य सरकार को ये पावर है कि वो कोई भी नियमावली बना सकती है इस संबंध में। दूसरा, उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1960 की धारा 21 के द्वारा भी नियमावली, ये ऐसे एक्ट हैं जिनके तहत ये नियमावली बनाई गई है। इस नियमावली के आने के बाद आप देखेंगे कि इस नियमावली से ये अब हो गया है कि कोई भी प्रॉपर्टी बिना अटैचमेंट के नहीं रह सकती जो भी गैंगस्टर ने अर्जित की है। और प्रॉपर्टी के बारे में पहले डिस्कशन होता था, गैंगस्टर एक्ट लग जाता था, चार्जशीट चली जाती थी, लेकिन प्रॉपर्टी के बारे में जो सेक्शन 14 के अंतर्गत, जो 14(1) के अंतर्गत कुर्क होती है प्रॉपर्टी गैंगस्टर की, वो नहीं होती थी। लेकिन अब ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है। अगर किसी कारणों से ये नहीं हो पाती तो उसके कारण दर्शाए जाएंगे एसएसपी को, डीएम को, कि ये क्यों नहीं किया गया। नियम 4 कहता है कि घटना स्थल पर उपस्थित होना, घटना में प्रत्यक्ष रूप से भागी होना ये आवश्यक नहीं है। घटना स्थल पे अक्यूज्ड है या नहीं है ये मायने नहीं रखता। यदि वह अप्रत्यक्ष रूप से भी सहभागी है अपराध में, तब भी इसमें उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। गिरोह के सभी सदस्य एक साथ अपराध करें या ना करें, वो अलग अलग सिंगली भी कर रहे हैं, अलग भी करते हैं अपराध, तो भी वो इसके दायरे में आ जाएंगे। पश्चातवर्ती अभियोजन भी लिया जा सकता है। पहले अगर अभियोजन की स्वीकृति नहीं ली गई है, कुछ नाम आ गए हैं अनुसंधान के दौरान, कुछ ऐसे साक्ष्य आए हैं, जैसा भी हमने पिछला केस जो हमने श्रद्धा गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी अभी डिस्कस किया, जैसा कि उसमें बताया गया है कि यदि बाद में भी कोई ऐसे संज्ञान में आते हैं साक्ष्य, तब भी गैंग चार्ट नया अनुमोदित किया जा सकता है। और इसमें पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के द्वारा जब अभियोजन अनुमोदन मिल जाता है तो उसके बाद आरोप पत्र ये विशेष न्यायालय, जो गैंगस्टर एक्ट के लिए विशेष न्यायालय बनाए गए हैं, उनको प्रेषित किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश गिरोहबंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा जो अपराध अभी दिए गए हैं, बढ़े हुए अपराध जो हमने 15 के बाद जो 16, 17, 18, 19, 20, 25 तक हमने डिस्कस किए हैं, ये तभी गिरोह चार्ट में शामिल किए जा सकते हैं यदि वे 20 जनवरी 2015 के पश्चात किए गए हों। यानी उससे पहले अगर इस तरह के अपराध किए गए हैं जो 16 से 25 अभी जोड़े गए हैं, तब वे अपराध गिरोह चार्ट में शामिल नहीं होंगे। नियम 22 के अनुसार अधिनियम के अधीन किसी एकल कृत्य से भी अपराध सर्जित होगा। यदि किसी ने सिंगल एक्ट भी किया है, एक भी अपराध किसी के ऊपर है, तब भी ये एक्ट लागू हो जाएगा, उसमें कार्रवाई होगी। यह अनिवार्य नहीं है कि पहले से कोई अपराध रजिस्टर्ड हो। अगर कोई संगीन अपराध करता है, जैसे मैंने बताया 302, 376 डी, 395 डकैती, 396 डकैती विद मर्डर, इस तरह का कोई अपराध करता है तो इसकी विवेचना के दौरान ही गैंगस्टर एक्ट अधिरोपित किया जा सकता है। दोनों केसेस की विवेचना एक साथ होगी। इसमें यह दिया गया 302, 376 डी, 395, 396, इनके अधीन अगर कोई अपराध किया जाता है तो एक साथ दोनों का अन्वेषण किया जाएगा। नियम 24 है, इसमें इसके अधीन किसी भी अपराध का अन्वेषण यथासंभव 6 मास में पूरा हो जाना चाहिए। फास्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रावधान दिया गया कि 6 माह में यह इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए, लेकिन किसी भी अपरिहार्य परिस्थितियों में अगर लगता है कि समय ज़्यादा लग रहा है, तब जिला पुलिस प्रभारी, जो पुलिस कमिश्नर भी हो सकते हैं या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है, उनके अनुमोदन के उपरांत 3-3 माह का सीमा विस्तार दिया जा सकता है, लेकिन यह सीमा विस्तार 1 वर्ष तक होगा। इसका मतलब मैक्सिमम टाइम जो इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया गया है वो 1 वर्ष है।
तो ये था उत्तर प्रदेश गिरोहबंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम, जिसमें मैंने मूल अधिनियम के बारे में बताया 1986 का। 2015 में इसमें संशोधन किए गए। उससे पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में एक केस आया था जिसके बारे में हमने उल्लेख किया। उसके बाद एक केस और इसमें जो जजमेंट आया था, केस लॉ है जिसमें श्रद्धा गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है। तो ये सभी काफ़ी रेलेवेंट है। और प्रॉपर्टी का जो अटैचमेंट है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। उससे पहले हमने पिछले वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि 3 प्रकार की इसमें कमेटियां बनाई गई हैं। जो 3 प्रकार की कमेटी हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको भी आपको 3 प्रकार की जो कमेटी बनाई गई हैं, एक जिला स्तर की बनाई गई थी। नंबर 1 जिला स्तर की कमेटी बनाई गई जिसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस है या डीएम है, एसएसपी है, जॉइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन है और जो भी इसकी पैरवी करते हैं केस की स्पेशल प्रोसिक्यूटर, वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये सब इसके मेंबर बनाए गए हैं और इसकी समीक्षा करते हैं वो प्रत्येक 3 माह में। कोई गलत केस की बात आती है कि गलत केस दर्ज कर दिया गया, उसके लिए भी जिला स्तर की जो कमेटी है वो देखेगी। इसी तरह से विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम जो है, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, साक्षी सुरक्षा योजना, विटनेस प्रोटेक्शन, तो साक्षी सुरक्षा योजना के अंतर्गत भी जो साक्षियों को सुरक्षा मिलती है उसका भी कार्य जिला स्तर पर ही देखा जाएगा। नंबर 2 है फिर मंडल स्तर पर। यह मंडल स्तर पर कमेटी बनेगी जिसमें कमिश्नर होंगे, मंडल कमिश्नर, आईजी होंगे इसके मेंबर, जेडी प्रोसिक्यूशन होंगे, प्रोसिक्यूटर्स होंगे स्पेशल। तो ये सब इसके मंडल स्तर के मेंबर होंगे और जो 6 माह में इसकी समीक्षा करेंगे। और एक कमेटी के बारे में हमने बताया था जो राज्य स्तर पर है, जो एसीएस होम राज्य स्तर की कमेटी है, जो एसीएस होम की अध्यक्षता में बनाई गई है। इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी जस्टिस, डीजीपी और इसमें इनकम टैक्स, जीएसटी के अधिकारी, बैंक के अधिकारी, ये भी लिए गए हैं। इन कमेटियों में भी रखा गया है इनकम टैक्स के अधिकारियों को, जीएसटी के अधिकारी, बैंक के अधिकारी। राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर भी इसी प्रकार से इनकम टैक्स, जीएसटी और बैंक से रिप्रेजेंटेशन रखा गया है। तो इन कमेटियों के द्वारा इन एक्ट के अंतर्गत जो भी कार्रवाई होती है उसकी समीक्षा की जाती है। तो इसमें जो भी प्रश्न होंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस कमेंट बॉक्स में आप जाकर और भी किन किन मामलों पर आप जानकारी चाहते हैं, आपके जो सुझाव हैं वो कृपया दीजिए। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।